द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम वीजीएल के वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों पर बात कर रहे हैं, जो हमें मिले सोर्स मटेरियल पर आधारित हैं। और नतीजे कम से कम हेडलाइन पर तो काफी शानदार लग रहे हैं। शानदार से भी बढ़कर कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू और मुनाफा दिखाया है, और वो भी ऐसे समय में जब मार्केट के हालात बहुत मुश्किल हैं। ये एक बहुत मजबूत परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, और आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, क्या वीजीएल की ये जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में बढ़ोतरी वाकई टिकाऊ है, या फिर ये रणनीतिक बदलावों और लागत कटौती के पीछे अपने सबसे जरूरी बाजारों में वॉल्यूम की गिरावट और गहरी कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका है? देखिए, मेरा मानना है कि वीजीएल का प्रोडक्शन एक बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी को दिखाता है। वो अपने वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी प्रोडक्शन से लेकर बिक्री तक सब कुछ खुद करने की क्षमता, नए प्रोडक्ट्स और डिजिटल बदलावों के जरिए बाजार की मुश्किलों से बहुत अच्छी तरह निपट रहे हैं। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं मानता हूं कि हेडलाइन नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे कुछ चिंताजनक ट्रेंड्स पर पर्दा डाल रहे हैं, जैसे कि बिकने वाली यूनिट्स की संख्या में गिरावट, यूके और यूएस जैसे उनके सबसे बड़े बाजारों में संघर्ष, और खर्च घटाने पर इतनी ज्यादा निर्भरता जो लंबे समय तक ग्रोथ का जरिया नहीं हो सकती। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहली बार कंपनी का रेवेन्यू 1666 करोड़ रुपए के पार गया है, लेकिन असली कहानी मुनाफे में है। उनका EBITDA यानी टैक्स और दूसरे खर्चों से पहले का मुनाफा 26% बढ़ा है, और पार्ट यानी सब कुछ चुकाने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है वो 41% बढ़ा है। ये सिर्फ मामूली नंबर नहीं है, ये जबरदस्त उछाल है। मैं इन नंबरों को नकार नहीं रहा, वे वाकई प्रभावशाली हैं। पर मेरा सवाल ये है कि ये मुनाफा आ कहां से रहा है? क्या वो ज्यादा सामान बेच रहे हैं, या फिर कम सामान को ज्यादा महंगा बेचकर और खर्चे कम करके मुनाफा कमा रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद माना है कि टीवी और डिजिटल दोनों चैनलों पर बेची गई यूनिट्स की संख्या गिरी है। आपकी बात सही है, लेकिन आप इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। ये वॉल्यूम की गिरावट नहीं, बल्कि क्वालिटी की तरफ एक सोचा समझा बदलाव है। उन्होंने अपने मार्जिन को बहुत अच्छे से बढ़ाया है। ग्रॉस मार्जिन 63% पर है और ईबिटा मार्जिन 13.2% पर। इसे आसान भाषा में समझें तो हर 100 रुपए की बिक्री पर वो अब पिछले साल के मुकाबले लगभग 1.70 रुपए ज्यादा कमा रही हैं। और ये तब हो रहा है जब सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और ग्राहकों का भरोसा बाजार में कम है। ये दिखाता है कि वो अपनी लागत पर कितना अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल, या क्या हम इसे मजबूरी कह सकते हैं? देखिए, उनके सबसे बड़े बाजारों का स्वास्थ्य देखिए। अमेरिका में सिर्फ 3% की ग्रोथ हुई है। ये उनका सबसे बड़ा बाजार है। इसे आप मजबूत प्रदर्शन कैसे कह सकती हैं? और यूके में तो हालत और भी खराब है। वहां रेवेन्यू 1.8% गिरा है। ये ठहराव जैसा लगता है, लचीलापन नहीं। तो वीजीएल की कहानी असल में बाजार जीतने की नहीं, बल्कि सिकुड़ते हुए बाजार से ज्यादा मुनाफा निचोड़ने की है। ये एक स्मार्ट शॉर्ट टर्म चाल हो सकती है, लेकिन लंबी दौड़ में ऐसी कंपनियां अक्सर पीछे रह जाती हैं। एक मिनट रुकिए, यूके के आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हाँ, रेवेन्यू थोड़ा गिरा है, लेकिन उसी यूके में उनका ईबिटा मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स मतलब 2.4% बढ़ा है। इसका मतलब है कि वो कम बिक्री में भी ज्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब रही हैं। ये कमजोरी नहीं, ये जबरदस्त ऑपरेशनल अनुशासन है। वो बस आंख बंद करके सेल्स के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि प्रॉफिटेबल सेल्स पर ध्यान दे रही हैं। पर ये अनुशासन किस कीमत पर आ रहा है? यूके में उनका मुख्य ब्रांड टीजेसी 6% सिकुड़ गया है। ये एक बड़ी चेतावनी है। और फिर वो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए क्योंकि कीमत पर बात नहीं बनी। आप इसे कैसे भी देखें, कम लोगों तक पहुंचना किसी भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं हो सकता। लागत कम करने से प्रॉफिट बढ़ाना तब तक ही काम करता है जब तक आपके पास काटने के लिए लागत हो। एक समय बाद क्या होगा? आप अमेरिका की बात को नजरअंदाज कर रही हैं। वहां वो टैरिफ के असर को कम करने के लिए अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल की असली ताकत है, जहां वो सप्लाई चेन के हर हिस्से को कंट्रोल करते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि वो कम लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। वो दरअसल कम टिकट वाले ग्राहकों से हटकर उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जिनका LTV ज्यादा है। LTV
यानी लाइफ टाइम वैल्यू। आप कहना चाहती हैं कि वो उन ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं जो एक बार खरीद कर गायब नहीं होते, बल्कि बार बार वापस आते हैं और कंपनी के लिए लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल, ये कमजोरी नहीं बल्कि लंबे समय के लिए एक बहुत सोची समझी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। वो ऐसे ग्राहक चाहते हैं जो ब्रांड के साथ जुड़ें, न कि सिर्फ एक बार की छूट पर खरीदारी करें। रही बात यूके की, तो वहाँ भी आइडियल वर्ल्ड का जो अधिग्रहण उन्होंने किया था वो 12% से बढ़ रहा है और वो टीजेसी के लिए नए एयर टाइम की तलाश भी कर रहे हैं। तो वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, बल्कि समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन की शक्ति की बात की। अगर ये इतना ही शक्तिशाली है तो मैनेजमेंट ने खुद क्यों माना कि दूसरे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की वजह से उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट फिर भी 489 बेसिस पॉइंट्स यानी लगभग 5% बढ़ गई? ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं है ना? अमेरिका में 3% की ग्रोथ को मैनेजमेंट खुद कम उपभोक्ता विश्वास का नतीजा बता रहा है। ये बाहरी कारण है, उनकी स्ट्रैटेजी की सफलता नहीं। कोई भी स्ट्रैटेजी बाहरी बाजार के असर से पूरी तरह इम्यून नहीं हो सकती। मुद्दा यह है कि उन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने प्रॉफिट कैसे बढ़ाया, और इसका जवाब छिपा है ग्रोथ की प्रकृति में, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। ये सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने की अंधी दौड़ नहीं है, ये रणनीतिक और उच्च गुणवत्ता वाली ग्रोथ है। अच्छा, तो इस उच्च गुणवत्ता वाली ग्रोथ को थोड़ा समझाइए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लैब में बने हीरो यानी एलजीडीज की तरफ उनका झुकाव। एलजीडीज अब उनके रिटेल रेवेन्यू का 10.5% हिस्सा बन चुके हैं। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस यानी एएसपी लगभग $250 है। ये एक नए बहुत मुनाफे वाले बाजार पर कब्जा करने का एक शानदार कदम है। ये दिखाता है कि वो ग्राहकों की बदलती पसंद को समझ रही हैं और उसके हिसाब से खुद को ढाल रही हैं। स्मार्ट व्यवसाय जरूर, लेकिन क्या ये एक टिकाऊ व्यवसाय है? देखिए, एलजीडीज और प्रोडक्ट मिक्स पर यह निर्भरता ही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। आज एलजीडीज का चलन है, ग्राहकों को यह नया और आकर्षक लग रहा है। कल जब ये ट्रेंड नॉर्मल हो जाएगा या दूसरे प्रतियोगी कीमतें गिरा देंगे, तब कंपनी क्या करेगी? आप एक ट्रेंड पर अपनी पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को आधारित नहीं कर सकते, खासकर तब जब आपकी यूनिट्स की बिक्री लगातार गिर रही हो। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये बाजार में एक स्थायी बदलाव है। और ये सिर्फ एलजीडीज के बारे में नहीं है, ये उच्च एलटीवी ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने और डिजिटल चैनलों पर एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बारे में भी है। ये किसी समस्या को छिपाना नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपने बिजनेस मॉडल को ऑप्टिमाइज करना है। और इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। उनके पास 160 करोड़ रुपए का मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ये खाली वॉल्यूम का पीछा करने के बजाय स्मार्ट बिजनेस चलाने का सबूत है। मैनेजमेंट क्वालिटी पर ध्यान दे रहा है, क्वांटिटी पर नहीं। आप इसे क्वालिटी पर ध्यान देना कहती हैं, मैं इसे व्यापक बाजार में अपनी अपील खोना कहता हूं। कम टिकट वाले डिजिटल ग्राहकों से दूर जाना सुनने में तो बहुत रणनीतिक लगता है, लेकिन इसका असल मतलब ये हो सकता है कि वो एंट्री लेवल पर नए ग्राहक बनाने में संघर्ष कर रहे हैं। यही एंट्री लेवल ग्राहक तो भविष्य में आपके उच्च मूल्य वाले ग्राहक बनते हैं। ये एक फनल की तरह है। अगर आप फनल में ऊपर से नए लोगों को डालना ही बंद कर देंगे, तो आपका मौजूदा ग्राहक आधार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मेरा सवाल वही है, क्या ये एक स्थायी रणनीति है या सिर्फ कुछ तिमाहियों के लिए मुनाफा बढ़ाने का तरीका जो लंबे समय में बाजार हिस्सेदारी की बलि दे देगा? मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म है, और यहीं पर मार्जिन और भविष्य के आउटलुक की स्थिरता का सवाल आता है। मैनेजमेंट के पास लगातार प्रॉफिटेबल बने रहने का एक साफ रास्ता है। जर्मनी का उदाहरण देखिए, वो एक घाटे वाले ऑपरेशन को लगभग 6% ईबिटा मार्जिन वाले लाभदायक बिजनेस में बदलने में कामयाब रहे। ये सिर्फ लागत में कटौती से नहीं हुआ, ये बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर ऑपरेशनल मैनेजमेंट के जरिए हुआ। ये उनकी काबिलियत का सबूत है। हाँ, जर्मनी की बात अच्छी है, लेकिन क्या ये एक तिमाही का चमत्कार नहीं है? हमें थोड़ा गहराई में जाना चाहिए। मैनेजमेंट ने खुद माना है कि जर्मनी में ये 6% मार्जिन शायद स्थिर न रहे, क्योंकि अक्टूबर से मार्च का समय पारंपरिक रूप से उनके लिए मजबूत होता है। तो क्या हम एक अच्छी तिमाही के नतीजों को एक स्थायी बदलाव मान रहे हैं? ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। मैं मानती हूं कि एक तिमाही निर्णायक नहीं होती,
लेकिन ये दिशा दिखाती है। और वे सिर्फ जर्मनी पर निर्भर नहीं हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन लगातार सुधरता रहेगा। वो एआई और ऑटोमेशन की मदद से कर्मचारी लागत में और बचत की उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने FY27 के मजबूत गाइडेंस को दोहराया है। 9-11% रेवेन्यू ग्रोथ और 10.5-11% EBDA मार्जिन। और ये गाइडेंस उन्होंने ये मानकर दिया है कि ग्राहकों की तरफ से डिमांड में कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। ये उनके आंतरिक सिस्टम और अपनी स्ट्रैटेजी पर गहरे विश्वास को दिखाता है, न कि बाजार की मेहरबानी पर निर्भरता को। बहुत जरूरी बात कही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि कंटेंट और ब्रॉडकास्टिंग खर्च से किसी भी बचत की उम्मीद न करें, क्योंकि डिजिटल पर खर्च बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एक बड़ा खर्च वाला एरिया ऐसा है जहां उन्हें भविष्य में कोई बचत होती नहीं दिख रही है। उनका सारा आत्मविश्वास उनके आंतरिक माइक्रो एंटरप्राइज मॉडल और AI चैटबॉट जैसी चीजों पर टिका है। लेकिन बाहरी बाजार तो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जब आपके मुख्य बाजार US और UK ठंडे पड़े हों, तो सिर्फ आंतरिक सुधारों पर भरोसा करना एक बहुत जोखिम भरा दांव है। आप अपनी कंपनी को अंदर से कितना भी सुधार लें, अंत में तो आपको ग्राहकों को सामान बेचना ही होगा। अंत में मेरे लिए VGL की तीसरी तिमाही के नतीजे एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करते हैं जो एक मुश्किल माहौल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। डिजिटल, इन-हाउस ब्रांड्स और LGDs जैसे ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ना, साथ में खर्च पर कड़ा नियंत्रण और वर्टिकल इंटीग्रेशन, इन सब ने मिलकर उन्हें रिकॉर्ड मुनाफा दिलाया है। ये सिर्फ एक तिमाही की बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है जिसने टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली ग्रोथ की नींव रखी है। और उनका भविष्य का गाइडेंस इसी आत्मविश्वास को दिखाता है। और मेरे लिए, जबकि मुनाफा निर्विवाद है, ये एक अस्थिर नींव पर बना है। वो नींव है गिरता हुआ यूनिट वॉल्यूम और ठंडे पड़े मुख्य बाजार। सफलता की ये कहानी असल में बाजार में विस्तार की नहीं, बल्कि लागत कटौती और प्रोडक्ट मिक्स को मैनेज करने की है। ये कुछ समय के लिए प्रभावी हो सकता है, लेकिन ये असल ग्रोथ नहीं है। एक ऐसी रणनीति के लंबे समय तक चलने पर गंभीर सवाल बने हुए हैं जो वॉल्यूम बढ़ाने पर जोर नहीं देती और अपने सबसे बड़े बाजारों में ही मुश्किलों का सामना कर रही है। मैं एक ऐसी कंपनी देख रही हूँ जो एक तूफान में अपनी नाव को कुशलता से चला रही है, जबकि आपको लग रहा है कि ये नाव अफ्लोट रहने के लिए अपना कीमती सामान समंदर में फेंक रही है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे सुनने वालों के लिए सवाल यही है, क्या ये कुशल नाविक की कहानी है या धीरे धीरे डूबते जहाज की? उपलब्ध सोर्स मटेरियल दोनों ही व्याख्याओं के लिए मजबूत सबूत देता है, और यही चीज इस कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन को देखने के लिए और भी दिलचस्प बना देती है।